मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों पर जो आपको परेशानी आ रही है उनके ऊपर मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। और इसमें एक बात बहुत ही आवश्यक है कि जो भी मैं एक एक शब्द बोलता हूं वो कहीं ना कहीं शास्त्रों में या हमारे जो पूर्वज जो ज्योतिष आचार्य हों उनकी किताबों में मतलब कहीं ना कहीं वो लिस्टेड है और उन चीजों को मैंने अपने अनुभव में डाला है। मैं उसी के आधार पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं आप किसी ना किसी तरह से आप मेरे पास अपनी कुंडली की डिटेल आपको जो परेशानी आ रही है वो मेरे पास पहुंचा दीजिए। मैं आपका वीडियो बना करके अवश्य मार्गदर्शन करूंगा। आज हम एक पुरुष की कुंडली में मार्गदर्शन कर रहे हैं जिसमें देखिए दो चीज हैं। अष्टम भाव का स्वामी लगन में है और देखिए दसम भाव का स्वामी दसम में है। दोनों ग्रहों में आपस में इस तरह से है कि अष्टम भाव का स्वामी जब लगन में हो जाता है तो प्रत्येक कार्य में बाधा कारक है और जब दसम भाव का स्वामी दशमेश दसम भाव में हो तो वो मान प्रतिष्ठाओं को बढ़ाने वाला है। एक ग्रह बाधा कारक है और दूसरा मान प्रतिष्ठाएं बढ़ाने वाला है। कितनी अजीब बात है। अष्टम भाव भी अपने आप में बहुत अनूठा भाव है। साधारण तौर पर हम उसको आयु का और कष्टों का भाव कह देते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं पहले कुंडली का। ये प्रथम भाव है लगन लग्नेश का भाव है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का, माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी और व्यवसाय का, अष्टम भाव ये अष्टम भाव की बात मैं बता रहा हूं। और ये साधारण तौर पर हम कह देते हैं आयु का और कष्ट का भाव है, दीर्घकालीन रोग का भाव है। लेकिन इसके बाद और भी कुछ है मैं बताता हूं। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है। दसम भाव जो इसकी बात हो रही है वह सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है, पिता के सुख का भाव है, ऊंचाइयों पर ले जाने वाला भाव है। और एकादश भाव आमदनी का, आपकी सोसाइटी का, बड़े भाई का, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। वहीं पर द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड या अपमान या सहवास सुख या खर्च या विदेश का भाव है। तो बात हो रही थी इस अष्टम भाव की। अष्टम भाव को हम दर्शकों सामान्य तौर पर कह देते हैं कि जीवन आयु का भाव है और कष्ट का भाव है, लेकिन अकेला इसका ही नहीं है। यह एक बहुत ही विचित्र भाव है जो अपने गर्भ में लेकर के बहुत से लोगों को समाया हुआ है। साधारण तौर पर हम मृत्यु और कष्ट का या आयु का भाव कह देते हैं, लेकिन अष्टम भाव गूढ़ विद्या का, गूढ़ ज्ञान का भी भाव है। इसलिए बहुत ही विचित्र भाव बन गया और अपने घर में बहुत कुछ समेटे हुए, जैसे दीर्घकालीन रोग तो है ही है, गुप्त अंगों का भी भाव है, गड़ा हुआ धन का भी भाव है, आकस्मिक धन की आमदनी का भी। अष्टमेश और पंचम भाव के आपस में युति हो तो गूढ़ ज्ञान भी हो जाता है, धन भी हो जाता है और लॉटरी आदि का भी भाव है जिससे कि अचानक मिलते रहते हैं। लेकिन अष्टमेश लगन में हो, अष्टम भाव का स्वामी लगन में हो तो दर्शकों देखिए अवरोध पैदा करेगा और लगन लगने स्वयं जातक का प्रतिनिधि है। अष्टमेश लगन में होकर के वो उसके कामों में अवरोध करेगा, नकारात्मक ऊर्जा देगा, योग देगा। और दूसरी तरफ अगर दसम भाव का स्वामी दसम में हो तो प्रतिष्ठा देगा। देखिए कैसे हो सकती है। इस तरह से जातक को प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधाएं आते हैं। अष्टम भाव का स्वामी किसी भी लगन की कुंडली हो, लगन में हो तो हर एक कार्य करने में उसको परेशानी आती है, विघ्न बाधाएं आती हैं और बहुत देर तक चलने वाले रोगों से पीड़ित रहता है। जातक की रुचि अशुभ कार्य की तरफ भी बढ़ सकती है और वह ऐसे काम कर देता है कि लोग निंदा का कार्य
बन जाता है, चाहे कुछ भी हो। क्यों? नकारात्मक प्रभाव आते हैं, नकारात्मक प्रभाव देता है, शरीर में कुछ परेशानी आती है, परंतु किसी प्रकार की उपलब्धि भी जरूर मिलती है। राज्य सत्ता में से धन की प्राप्ति का भी योग करा देता है, वो युति के हिसाब से है। तो और लेकिन सहनशील भी बना देता है, सहनशील भी बना देता है। और दसम भाव का स्वामी दसम में हो तो माता पिता का भक्त, हम हमेशा बताते हैं, भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और किए गए कार्य द्वारा सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है। वह अपने समाज, अपने देश, यानी वो नेतृत्व करने की उसकी क्षमता होती है। तो इसलिए दोनों में कितना फर्क है। वो दसम भाव का स्वामी ऊंचाई पर ले जाता है और अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाता है तो अवरोध देता है। क्यों? लगन जातक स्वयं है, लग्नेश जातक स्वयं है। तो इसी के हिसाब से हम मार्गदर्शन करेंगे। आपका पुरुष का जन्म 29/6/1977 शुक्ल पक्ष 13 अनुराधा चरण 4 बुधवार को हुआ। आज का शीर्षक हमने लिखा है अष्टमेश लगन में 10वें दसम भाव में बाधाओं के बाद प्रतिष्ठा। बाधाएं आएंगी लेकिन प्रतिष्ठा अवश्य मिलेंगी उसको। दर्शकों, जातक का जन्म कर्क लगन में हुआ, कर्क लगन के 2 डिग्री 36 मिनट है और लगन में शनि सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी विराजमान है। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है और वो लगन में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में कन्या राशि में राहु पराक्रमी बना रहा है और पंचम भाव में लग्नेश चंद्रमा नीच राशि में है, लेकिन मंगल की दृष्टि नीच भंग हो रहा है। नवम भाव में केतु मीन राशि में है। दसम भाव में मंगल 23 डिग्री लेकर के 16 अंश विराजमान है। भरणी नक्षत्र में है मंगल और वहीं पर शुक्र भी चतुर्थ भाव का स्वामी 28 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में गुरु है, गुरु भाग्येश भी है, लेकिन दर्शकों गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है और छठा भाव रोग और शत्रु का है, तो गुरु रोग देने वाला भी है। और द्वादश भाव में वहीं पर सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी 13 डिग्री पर है और बुध 12 डिग्री लेकर के अस्त है। 1 डिग्री का फर्क है, तो बुध यहां पर मैं कहूंगा प्रभावहीन है। दर्शकों, कर्क लगन हमने हमेशा बताया है, कर्क लगन वाले भावुक होते हैं, इनको परिश्रम अधिक करना पड़ता है और इच्छित फल देरी से मिलता है। और हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने ऐसी कल्पना की है, वो तो भगवान जाने, कहते हैं कि भगवान श्री राम का भी जन्म जो था कर्क लगन में हुआ था। तो ऐसे बताते हैं इनको दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी परेशानी आती है, भावुक होते हैं और भावा के में भरे बह जाते, अपना भला बुरा भी नहीं सोचते। लग्नेश पंचम भाव में नीच राशि में है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है, बालक बुद्धिमान होगा। नीच को तो आप छोड़ दीजिए, क्यों? मंगल की अष्टम दृष्टि से नीच भंग हो रहा है, तो बालक बुद्धिमान होगा और ऐसा जातक दूसरे के कार्य के लिए अपना सुख का त्याग करने वाला होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। धन का खर्च अधिक करने वाला, पैतृक संपत्ति का विनाश करता है और कार्य के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि कर्ज के भाव को सूर्य देख रहा है। यहां से कर्ज लेकर के तो भी खर्च कर सकता है, उसको कर्ज लेना पड़ सकता है और किसी प्रकार दंड या अपमान का भागी भी बन सकता है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, कर्क लगन में मंगल प्रबल योग कारक है, क्योंकि एक राशि त्रिकोण में है तो दूसरी केंद्र में है, तो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है और मंगल मेष राशि में है और मंगल दसम भाव के लिए दिग्बली माना जाता है। भरणी नक्षत्र में है। जातक की प्रसिद्धि बहुत अच्छी होगी, उच्च पदाधिकारी होगा, उच्च कोटि का राजयोग होगा, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। अश्लेषा नक्षत्र में है मंगल। अश्लेषा मंगल भरणी नक्षत्र में है और मंगल की चतुर्दशी कर्क राशि पर लगन पर है, नीच दृष्टि से देख रहा है। अश्लेषा नक्षत्र में
पीड़ित कर रहा है, वहां पर शनि भी पहले से ही है और मंगल का भी प्रभाव आ गया। तो अश्लेषा नक्षत्र यहां पे पीड़ित है, तो स्वास्थ्य की संबंधित परेशानियां होंगी, लेकिन शिक्षा, संतान, घरेलू सुख में ठाठ होंगे, अच्छा राजयोग होगा। इससे अच्छा राजयोग और क्या हो सकता है कि दसम भाव का स्वामी वो भी मंगल अपनी राशि में है और मंगल दिग्बली है। दसम भाव के लिए सूर्य और मंगल दिग्बली माने जाते हैं। अनुशासन प्रिय होगा। अगर ऐसा जातक सेना पुलिस में हो तो सेना अध्यक्ष भी बन सकता है, और अगर साधारण तौर पर व्यवसाय भी करे तो ऐसा जातक सोने चांदी से संबंधित अच्छा व्यवसाय करके लाभ कमा सकता है। लेकिन पीड़ित होगा, लगन, शरीर में दुर्बलताएं तो जरूर आएंगी। अब बात करते हैं बुध की। बुध जैसे मैंने बताया अस्त है, 1 डिग्री का फर्क है, प्रभावहीन है, कोई मतलब नहीं है, और पराक्रम और खर्च के भाव का स्वामी है, सहवास सुख का स्वामी है, खर्च है, खर्च अस्त है, कोई फायदा नहीं है। अब बात करें गुरु की। दर्शकों, गुरु नवम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा फल देगा। कोई भी ग्रह जो 2 राशि का है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का अधिक फल देगा। रोगेश है, गुरु यहां पर है, और गुरु मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र में गुरु मृगशिरा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। आगे देखते हैं और क्या होगा। उससे नजला, खांसी, जुकाम और गुप्त रोग हो सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर आ रही है, तीसरे भाव पर आ रही है, पराक्रम में कमी दे सकता है क्योंकि छठे भाव का स्वामी आ गया। गुरु की सप्तम दृष्टि यहां पर आ रही है, शिक्षा, संतान में देगा, तो वृश्चिक राशि को देख रहा है, चंद्रमा से सप्तम है तो अच्छा फल देगा। नवम दृष्टि गुरु की नीच राशि सप्तम भाव पर आ रही है, तो दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बन रहा है। यहां पर गुरु दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बन रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र एकादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव में है। व्यवसाय से अच्छा लाभ होगा। सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा, माता, भूमि, मकान का अच्छा सुख होगा, मोटर गाड़ी होगी, अच्छा गहन होगा। आमदनी के भाव का स्वामी यहां पर है, परिश्रम से आमदनी कमाएगा, कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। भाग्य भाव का स्वामी गुरु एकादश में भाग्य की उन्नति तो करेगा ही, लेकिन छठे के स्वामी का रहते वो त्रुटि भी देगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है और लगन में बैठ गया। सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ राशि अष्टम भाव में है। जीवन भर कोई ना कोई परेशानी रहेगी, क्यों? ये स्वयं है, जातक स्वयं है, परेशानी रहेगी। भाई बहन के संबंध में भी परेशानी आएगी। पिता और व्यवसाय के भाव सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन अष्टमेश होने के नाते यहां पर भी त्रुटि प्रभाव देगा। हालांकि वो चलने वाली बात होगी, क्यों अपनी राशि को देख रहा है, कोई भी ग्रह अपनी राशि को नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि अष्टमेश है, कहीं ना कहीं नकारात्मक थोड़ा सा रहेगा। दसम दृष्टि से यहां पर पिता और व्यवसाय के भाव को देख रहा है। जीवन में संघर्ष के बाद उसको हानिकारक से समझौता योगों से समझौता करके आगे चलना पड़ेगा, क्यों? अष्टमेश है, संघर्ष भी करेगा और संघर्ष के बाद हानिकारक समझौते करने पड़ते हैं। विवाह में विलंब होता है, बेशक अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन शनि, क्योंकि लगन में बैठने से क्या, शनि देव धीरे धीरे चलते हैं, उसको बोलते हैं सुस्त, आलस। ऐसा जातक हिलने को खुश नहीं रहता, क्योंकि शनि का प्रभाव है। शनि देव की जैसी चाल होती है धीरे धीरे की, ऐसे उसमें भी चाल आ जाती है। वो तो मंगल थोड़ा सा नीच दृष्टि से देखता है, उठा देता है। अगर यहां मंगल ना हो तो ज्यादा ऐसा जातक चारपाई से उठने का भी नाम नहीं लेगा। जीवन साथी देरी से मिलता है और उसका साधारण जीवन भी निम्न स्तर का बनकर रह जाता है। व्यवसाय में सफलता तो मिलती है, लेकिन अधिक परिश्रम करने के बाद ऐसे के पिता या तो हैं नहीं, या अगर हों तो उनसे भी मधुरता कम रहती है। यहां पर शनि दसम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, मंगल चतुर्दृष्टि से यहां पर शनि को देख रहा है। दोनों आपस में ग्रह युद्ध मचा दिया।
और परेशानी आ गई। उधर मंगल, क्योंकि शनि से पावरफुल है, ग्रहों की पंचायत में शनि को सेवक कहा गया, मंगल सेनापति है और वैसे भी उससे प्रबल है। और दूसरी तरफ मंगल यहां दिग्बली है, उससे बलवान है मंगल, और शनि यहां पर बली नहीं है लगन में, क्योंकि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है और मंगल दक्षिण दिशा का है। मंगल दक्षिण दिशा दसम भाव दक्षिण दिशा में आता है, तो इसलिए शनि यहां पर पीड़ित हो रहा है, परेशानी वाली बात हो रही है। और यह शनि किस में पीड़ित कर रहा है? अश्लेषा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है, और मंगल भी अश्लेषा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। शनि दीर्घकालीन रोग का है और मंगल भी पाप ग्रह हो गया, तो यहां पर अश्लेषा नक्षत्र पर दो पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया, अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित हो गया। आगे चलते और क्या कहती है राशि, यानी कर्क राशि पीड़ित है, और कर्क राशि का स्थान वक्षस्थल है, फेफड़े, लेंस आदि से संबंधित रहता है, पेट, लीवर, पाचन शक्ति से आदि से रहता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु कन्या राशि में तीसरे भाव में है, पराक्रमी होगा और भाई बहन का सुख होगा, ऐसा जातक उच्च पोस्ट पर तैनात होता है, लेकिन पंचम भाव से सप्तम भाव को देख रहा है, पत्नी रोगिणी होगी, भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे, और नवम दृष्टि से गुरु को पीड़ित कर रहा है। यहां पर गुरु को पीड़ित कर रहा है। गुरु भी यहां पर मृगशिरा नक्षत्र में है, और राहु की भी दृष्टि मृगशिरा नक्षत्र पर आ रही है, तो यहां पर मृगशिरा नक्षत्र पीड़ित हो गया। गुरु रोग देने वाला है और राहु उसको पीड़ित कर रहा है, पाप ग्रह आ गया, तो मृगशिरा नक्षत्र भी पीड़ित हो गया। तो उधर अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित हुआ, इधर मृगशिरा नक्षत्र पीड़ित हुआ। आगे चलते केतु की। केतु नवम भाव में है, भाग्य के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उन्नति धीरे धीरे होगी। पंचम दृष्टि लगन भाव पर पीड़ित कर रहा है, शनि के ऊपर जा रहा है और शापित कुंडली बन रही है, और अश्लेषा नक्षत्र पर अब केतु का भी प्रभाव आ गया। अश्लेषा नक्षत्र पर 3 प्रभाव आ गए, शनि ऑलरेडी है, मंगल का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है, तो कर्क राशि की धज्जियां उड़ गई, और कर्क राशि हमारी वक्षस्थल का काम है। दूसरी तरफ केतु पराक्रमी तो है, और यहां पर पंचम भाव को देख रहा, शिक्षा संतान में परेशानी देगा, वो एक अलग बात है। दूसरा, एक ज्योतिष का सूत्र मेरे दर्शकों आप नोट कर लो, छठे भाव का स्वामी या सप्तम भाव के स्वामी पर अगर केतु का प्रभाव हो तो ऐसे जातक को टीबी यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी होगी। शनि सप्तम भाव का भी स्वामी है और केतु से पीड़ित है, और चतुर्थ राशि पर शनि, मंगल, केतु का अशुभ प्रभाव है, फेफड़ों से संबंधित उसको परेशानी आएगी, श्वास दमा पीड़ित होंगे, और साधारण तौर पर नजला, जुकाम, नेत्र, गुप्त रंग भी पीड़ित हो सकते हैं। तो ऐसे जातक के 2 नक्षत्र पीड़ित है। अश्लेषा नक्षत्र गुरु और राहु से पीड़ित है, अश्लेषा नक्षत्र शनि और मंगल केतु से पीड़ित है, जो कि आपको पेट, लीवर, पाचन क्रिया का देगा। और मृगशिरा नक्षत्र शनि, मंगल, केतु से पीड़ित है, नजला, खांसी, जुकाम, गुप्त रोग है। साधारण तौर पर ये कर्क राशि पीड़ित है। ऐसे जो लोगों को श्वास और टीबी घेर लेती है। और अभी शुक्र की महादशा 2004 से 24 तक थी, उसी में केतु की दशा आई 16-10-23 से लेकर 15-12-24 तक केतु ने अपना रंग दिखा दिया, स्वास्थ्य डामाडोल हो गया, अष्टमेश लगन में आ गया, वो उच्च प्रभाव को रोकता है और मंगल ऊंचा उठाता है। कितनी प्रतिद्वंदी वाली बात आ गई है। इसलिए अष्टमेश लगन में 10वें दशम भाव में बाधाओं के बाद प्रतिष्ठा, यानी मंगल को बाधाएं उठानी पड़ रही हैं उसको प्रतिष्ठा लेने के लिए, उसको जीत हासिल करने के लिए। तो ये इस कुंडली में रहा। अब बात करते हैं, प्रतिष्ठा तो उसको मिल ही रही है, लेकिन जब उसका शरीर खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो प्रतिष्ठा फीकी पड़ जाती है। फीकी हमेशा ही कोई भी आदमी की हो, वो प्रतिष्ठा फीकी पड़ जाती है। अब उपाय के लिए सोचते हैं कि क्या उपाय उसमें किया जाए। दर्शकों, शांति करानी चाहिए,
पूर्व जन्म के केतु का लगन पर प्रभाव है, और इधर नवम पर और पंचम भाव पर प्रभाव है। इनका कोई भी जातक जो जन्म लेता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेता है। आपको अगर जड़ से उस योग को खत्म करना है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों को। बुध अस्त हो गया, आपको कुल देवता और भुआ बहन का भी सत्कार करना पड़ेगा, तो ही बुध जागृत होगा। आपको गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प है पितृदोष निवारण करें। पूर्व जन्म के जो आपने कर्म किए उनका प्रायश्चित करें। प्रायश्चित करने के बाद आप जहां पर चंद्रमा का रत्न धारण करें, चंद्रमा का रत्न धारण करें, लगन में धारण करें, और चंद्रमा जड़ित यंत्र की भी पूजा करें। तो मैं कहता हूं, और भोलेनाथ को सेवा करें। मैं कहता हूं आपकी बीमारियों में राहत होगी। उपचार के साथ ये उपाय भी करके देख लो। उपचार तो जरूरी है, जो अंग में जो बीमारी आ गई उपचार से ठीक होगा, लेकिन ग्रहों का जो प्रभाव है वो उसके ग्रहों को शांति करने से आपको अपनी सेहत रिकवर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो दर्शकों, मैंने आज एक उच्च पद अधिकारी है, मैं नहीं बताना चाहता, उसकी कुंडली का विश्लेषण किया जो कि बीमारी से जूझ रहा है। अगर उपाय किया तो राहत अवश्य मिलेगी। कर्म करके तो देखो, फल तो भगवान श्री हर देंगे। वो कहते हैं भगवान भगत के बस में जरूरत है श्रद्धा की। श्रद्धा से काम किया, आपको जो आप कर्म करेंगे वो भी तो कर्म है। जैसा मैंने बोला पूर्व जन्म के कर्मों का फल, आप अभी कर्म करके देखिए, ये उपाय करके देखिए, आपको अवश्य राहत मिलेगी। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर। यहां पर काल सदोष पितरोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक करा सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो लिखाना चाहे लिखा सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी परेशानियों पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं कहता हूं जुड़ जाइए ऋषि ज्योतिष से। आप अपनी परेशानियां बता दीजिए ऋषि ज्योतिष चैनल पर। आपका मैं शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, और उसमें कोई दो राय नहीं। और मेरा एक एक शब्द कहीं ना कहीं शास्त्रों पर आपको लिखा मिलेगा। मैं आपके पास टोटल की बात नहीं करूंगा, आपका गलत मार्गदर्शन करने की मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको मैं कहूंगा लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। और भाई, मैं आपका वीडियो, आपकी कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मैक्सिमम मेरे दर्शक फायदा उठाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।